10 स्टूडेंट्स डिवाइड किए। कि आप जोरदार तालियों से वाइस चांसलर साहब का इस्तेकबाल करें। बहुत सी दरख्वास्त आई हमारे पास कि साहब यहाँ पे ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। उसमें से एक ये भी था कि साहब इसको पीजी पर्शियन खोला जाए। वजह ये दी गई कि इस पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पीजी पर्शियन सिर्फ एक ही जगह है, वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी। पर्शियन को चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं तो हर शख्स उससे मुत्तफिक नहीं हो पाता। बात जायज़ थी, इतनी बड़ी यूटी और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पीजी कोर्स चला रही है। तजवीज़ हमने अपने जो साथी हैं उनके सामने रखी और एक राय से ये फैसला लिया गया कि ये ठीक है, हमको ये करना चाहिए। एक तरफ तो वो फैसला कि ये हमको शुरू करना चाहिए, लोगों की देरीना ख्वाहिश है। दूसरी तरफ हालात ये थे कि हमारे पास पैसे नहीं, कोई भी काम किया जाए हर काम में पैसे की ज़रूरत होती है। हमारे पास पैसे नहीं कि जो हम एक पूरे पीजी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो अखराजात होंगे उससे हम। दूसरा ये कि अगर हम चलो किसी तरह से मीट आउट भी कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर सच्चे दिल से कोई फैसला किया जाए तो उसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाती है। फैसला किया, अल्लाह पे तवक्कुल करके फैसला किया और आज माशाअल्लाह ये दिन आ गया कि हम उस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि अभी आइडियल सिचुएशंस नहीं है हमारे पास, लेकिन ये है कि जो हमारे हालात हैं उन हालात में जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है। हमारे जैसे डीन साहब ने कहा कि किसी भी तरह से अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में है और उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, हम उसमें कोताही नहीं करेंगे। हमने फैसला कर लिया, अल्लाह का करम है कि आज हमने उसकी शुरुआत भी कर दी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि जो इस फैसला लेने से पहले जो लोगों का यहाँ पे जोश नज़र आ रहा था वो जोश नज़र नहीं आया। आज हमारे पास जो एडमिशन्स हैं उतने एडमिशन्स नहीं हैं जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे। हमने फैसला लिया है, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि हमारे इस फैसले को ये ना साबित होने दें साहब ये गलत फैसला था। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है। हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसको आगे बढ़ाना, इस अलम को आगे बढ़ाना आप लोगों का काम। जैसे कि शम साहब ने कहा कि आप लोग पहले स्टूडेंट हैं यहाँ के। तारीख हमेशा पहले वालों को ही याद रखती है। चांद पे पहला कदम किसने रखा? हर आदमी को। दूसरा कदम और तीसरा कदम किसने रखा? किसी को नहीं पता।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब क़याम आया, आज भी हर आदमी को पता है कि वहाँ पहला तालिब इल्म कौन था। क्या बात, क्या कहें। इस नौयत से बहुत जिम्मेदारी पड़ती है जब आप यहाँ से आज भी, और जब आप यहाँ से इंशाल्लाह अपनी डिग्रियां लेके जाएंगे, आप एम्बेसडर होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत हैं, आपके इस्तिज़ा के ऊपर भी बहुत हैं। कल को हमको ये ना सुनना पड़े कि साहब ये जो यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया ये फैसला गलत है। ठीक, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक नई बिल्डिंग में हम ले जाएं, जैसा उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगता, और चूंकि हमारा सेमेस्टर लेट हो रहा था तो एक ये फैसला लिया गया कि आपको एक टेम्परेरी जगह दे के हम शुरू कर दें, और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी आपको कर देंगे। बहुत ज़माना पहले एक फिल्म आई थी साहब, मुगल आज़म, सभी ने देखी हो, मतलब हमारे ज़माने के लोग हैं उन्होंने तो देखी है। उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज थे जो सुनने में तो बड़े अच्छे लगते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे। अभी हमारे इस बच्चे ने जो तकरीर की उसका जो आगाज़ था उसमें एग्जैक्टली इसी टाइप की चीज़ें जो है जब होती थी जब बादशाह सलामत तशरीफ लाते थे। अब मुझे उसका मतलब तो नहीं पता कि क्या है, तो जहां तक वो मेरे पूरी पर्शियननेस थी मेरा जहां तक मानना ये है, और ये तारीख भी है, कि जो पर्शियन का हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत अरसे तक बहुत अच्छा दौर रहा है, और ये कहा जाता है कि करीब 1000 साल तक, 1000 साल इस लैंग्वेज ने हिंदुस्तान पे रूल किया है। क्या बात। पहले होता ये था कि हिंदुस्तान का जो नक्शा है ये 3 तरफ से समुंदर से है, एवरीबडी नोस। एक ही हिस्सा है जो खाली है जहां खुश्की है, ये जो अफगानिस्तान और ये ईरान और ये यहाँ से, तो इन तीनों तरफ से तो कहीं आने के जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो यहाँ पे जो आना जाना ज्यादा हुआ वो इसी खुश्की के रास्ते से ही ज्यादा हुआ, और यही है अफगानिस्तान और तुर्किस्तान और ईरान, और ये रास्ता जो है बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, लोग वहां से आते थे। और फिर कुछ बादशाहों ने भी यहाँ आना शुरू किया, लेकिन ये है कि बहुत परमानेंट उन्होंने अपना मस्कन नहीं बनाया यहाँ। वो आते थे, अपना उन्होंने व्यापार किया या लूटपाट किया और उसके बाद जो है खाया पिया और चले गए। लेकिन इस दौर में भी वो अपने असरात छोड़ जाते थे। तो यही थी, जैसे महमूद गजनी का कितनी दफे आए और आने के बाद जो है उन्होंने अपना लूटपाट की और चले गए, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को भी छोड़ा। तो महमूद गजनी से पहले का जो दौर रहा है उसमें भी हिंदुस्तान में पर्शियन थी, लेकिन इस जबान को जो फ्लिप मिला है वो महमूद गजनी के बाद से मिला है। आई डोंट नो, मैं इसके चीज़ का अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो मेरा थोड़ा बहुत कुछ है मैं उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ। फिर दौर आया, डिफरेंट हुकूमतें आई, दिल्ली सल्तनत और जो है और भी सल्तनत थी, और फिर मुगल्स आए। जब मुगल्स आए हैं तो इस लैंग्वेज को एक बहुत बड़ी फर्क फूटी मिली यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो वो ये जो दौर 1000 साल तक का है उसमें
ये जो मुगल दौर है वो भी है, और काफी जमाने तक जब से बादशाहों ने आके यहाँ पे आना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हम यहीं पे रहेंगे भी, तब से इस जबान के फरोग मिला। और चूंकि बादशाह हुआ करते थे, उनका कामकाज भी करना था, तो काफी अरसे तक ये जबान जो है ये कोड की जबान भी रही। यहाँ पे उन लोगों के आने की वजह से न सिर्फ जबान पे असर पड़ा, यहाँ के कल्चर पे भी असर पड़ा। जो दरबारी होते थे वो उधर के ही लिबास पहनते थे, उधर ही के ही आदाब होते थे, उनके ही कल्चर होते थे, और उनको देखते देखते उनको जो और लोग थे वो भी होता था कि साहब ये देखिए दरबारी है और बड़ा आदमी है, तो हम भी उस तरह से हो, तो ये हमें भी थोड़ी सी कुछ मिली। तो इस तरह से जो है इसका हिंदुस्तान के अंदर वो तो साहब हिंदुस्तान के अंदर जो गोल्डन पीरियड था पर्शियन का, वो था मुगल्स के जमाने। कोड की जबान थी। जब मुगल्स ने यहाँ परमानेंट रहना शुरू कर दिया तो हिंदुस्तान की जो और जबानें थी उन जबानों पे भी अरबी इसका पर्शियन का असर पड़ा। होता है यहाँ पहले संस्कृत होती थी, संस्कृत ने भी बहुत से पर्शियन के वर्ड्स अपने लिए, और ये कहा जाता है कि हजारों पर्शियन के वर्ड्स जो है संस्कृत में है। कितने? बहुत से हजारों लोग, मतलब ये लिखा गया है कि हजारों वर्ड्स पर्शियन के हैं जो संस्कृत में है, हिंदी में तो है ही है। मुगल्स के जमाने में ही उर्दू का चलन हुआ, और उर्दू तो है नहीं, उर्दू तो सारे जबानों का एक मिला जुला, तो उर्दू में भी बहुत से पर्शियन के वर्ड्स हैं। तो जब तक कि मुगल्स का उरूज रहा, इस जबान को बहुत फरोग मिला। कोड की जबान भी थी, आम बोलचाल की भी जबान थी, और जबान को ही नहीं, जो पर्शियन कल्चर है उस पर आप भी देखिए, जितनी भी इमारतें हैं जो मुगलों ने बनवाई हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, ये सब के अंदर एक पर्शियन टच है। अब एक दौर आता है मुगल्स के जबान का। जब मुगल्स का जवाल हुआ और अंग्रेजों ने अपना इक़्तिदार संभाला, तो अंग्रेजों की जो जुबान थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, कोई तालमेल नहीं था। उनको अपना कामकाज करना था, उन्होंने कहा भाई ये तो ये नहीं चलेगा, उन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया। और ये कहा जाता है कि शायद 1828 से लेके 1835 तक यहाँ पे एक लॉर्ड थे, लॉर्ड बेंटिंक, मुझे पहला नाम तो नहीं पता, लॉर्ड बेंटिंक, उन्होंने साहब ये एबॉलिश कर दिया कि साहब ये पर्शियन वर्शियन कुछ नहीं, और ये इंग्लिश होगी या हिंदुस्तानी होगी। वो तब हुआ जब मुगल्स कमजोर हो गए और अंग्रेजों ने इक़्तिदार ले लिया, आगे बढ़ा। जब अंग्रेज कमजोर हुए तो एक ये चला कि साहब वाई अंग्रेजी, फिर हिंदी ने उसको टेक ओवर किया धीमे धीमे। तो जो 19वीं सदी है उसके आखिर में हिंदी का भी उरूज हुआ। आज सिचुएशन ये है कि साहब हिंदुस्तान में बहुत सी जबानें खत्म हो गई और बहुत सी जबानें जो हैं वो इंडेंजर्ड, और ये जो आपकी पर्शियन जबान है ये आज हिंदुस्तान के अंदर इंडेंजर्ड जबानों में है। और एक आदद शुमार के हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर
11,000 समथिंग लोग हैं सिर्फ जो पर्शियन बोलते हैं, सिर्फ 11,000 समथिंग। अच्छा, और आपको एक ताज्जुब होगा कि ये जो 11,000 समथिंग लोग हैं किस खत्ते में हैं? सर, एनी आइडिया? जम्मू कश्मीर। हम तो ये समझते हैं, कहाँ पे? अब मैं आपको बताऊं, हम तो ये समझते हैं कि ये जो मुगल सल्तनत जो रही हैं ये ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में रही। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नॉर्दर्न इंडिया की जो जगह हैं वहां पे होंगे नहीं। इनके बोलने वाले हैं कलकत्ता में, झारखंड में और महाराष्ट्र में। अब आप कहाँ, तो भाई इनकी सल्तनतें यहाँ थी और बोलने वाले हैं वहां। तो आई वॉज एस्टोनिश, मैंने कहा यार ये हाउस, तो उधर तो उन्होंने इस जबान को अभी संभाल के रखा है, और जो हमारी विरासत हुआ करती थी वो हम भूल गए। कहाँ नॉर्दर्न इंडिया और कहाँ कलकत्ता। कलकत्ता में तो उनकी अपनी जबान है ना, झारखंड में उनकी अपनी जबान है। तो उन्होंने तो अपनी संभाल के रखा हुआ है, लेकिन हम इधर भूल गए। जम्मू एंड कश्मीर अच्छी खासी यहाँ पॉपुलेशन है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अगर आप लोगों ने ये मेहनत न की तो आप लोग इस जुबान को जिंदा रखने में, अपना रोल निभाने में फेल हो जाओ। तो ये जो हमारी कोशिश एक है कि साहब किसी तरह से इस जुबान को जिंदा रखा जाए। जो पढ़ने वाले हैं, जो लोग शौक रखते हैं, हम मदद करें कि उनका ये शौक पूरा हो। मेरी ये दुआ है कि हमने तो अपना काम कर दिया, आप इस कलम को आगे बढ़ाएं। हम जितनी मदद हो सकती है आपकी मदद करें। सही मानों में आपने दानिशवराना कलिमात सुने और फ़ारसी ज़बान के हवाले से हिंदुस्तान में उसकी जो ज़र्री तारीख़ रही, जो सुनहरी तारीख़ रही है, उस हवाले से आपने हम सब लोगों को, मैं समझता हूँ, आगाह किया, रोशनास किया। हम नहीं इतना जानते थे, फ़ारसी वाले शायद जानते रहे हों, और ये डिस्कवरी हुई कि भाई हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ फ़ारसी के लोग बोलते हैं। 1000 साल तक जिस ज़बान का तूती बोलता रहा हिंदुस्तान में, उस ज़बान को अगर सहारा न दिया जाए तो ये भी एक तरह से अच्छी बात नहीं होगी। आपने इस ज़बान को सहारा दिया और आपने अपने कीमती लेक्चर से जो है ये साबित किया कि वाकई फ़ारसी ज़बान इसकी मुस्तहिक़ थी कि इसको इस यूनिवर्सिटी के अंदर खोला जाए। ख़तों को खोलती देमक का शुक्रिया वरना, ख़तों को खोलती देमक का शुक्रिया वरना, तड़प रही थी लिफाफे में बेज़बानी पड़ी। आपने करवाया है फ़ारसी में, खूबसूरत सा है आपकी खिदमत में।